Hello students, in today's lecture number 4 on laws of motion for class 11, we shall have discussion on numerical problems. Theory part हमने already complete कर लिया है बच्चों. तो numerical problem में NCERT का first example है example 5.1. क्या है ये example देखिए. An astronaut accidentally gets separated. Astronaut जानते हैं आप सब. Astronaut get accidentally separated आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप. भाई धरती से जो 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, 400 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर, और उस स्पेस स्टेशन में यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ले जाया भी जाता है और उनको वापस भी लाया जाता है. ठीक है. तो कई बार जब उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उनको स्पेसशिप से बाहर भी आना होता है. तो जब कोई एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली मान लीजिए दुर्घटनावश बाहर आ जाता है, अलग हो जाता है किससे, स्मॉल स्पेसशिप से, एक्सिलरेटिंग इन इंटर स्टेलर स्पेस. कहाँ पर एक्सिलरेट हो रहा है? इंटर स्टेलर स्पेस में, एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और किस रेट से एक्सिलरेट हो रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप. भाई जो स्मॉल स्पेसशिप है उसका एक्सिलरेशन कितना दे रखा है? इंटरस्टेलर स्पेस में 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है. अब जैसे ही जो एस्ट्रोनॉट है वो जैसे ही एक्सीडेंटली अलग होगा किससे? स्पेसशिप से, तो उसका एक्सिलरेशन क्या होगा? एस्ट्रोनॉट का एक्सिलरेशन क्या होगा जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आएगा? ठीक है. अज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाई स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम. तो ये क्ल्यू दे रखा है हमें कि नियर बाई कोई स्टार नहीं है जो कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए. अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा तो जो नेट फोर्स होगा एस्ट्रोनॉट के ऊपर जैसे ही वो बाहर आएगा स्पेसशिप से वो जीरो हो जाएगा. नेट फोर्स ऑन एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा? नेट एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो. एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है तो इसलिए देयरफॉर क्या होगा? जो टोटल फोर्स एक्ट होगा एस्ट्रोनॉट पर जैसे ही वो बाहर आएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एस्ट्रोनॉट एज या इंस्टेंट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एस्ट्रोनॉट इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप. आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आएगा बेटा, उस पर जो नेट फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो है तो टोटल फोर्स भी जो है उसके ऊपर जीरो होगा. और जब टोटल फोर्स जीरो होगा तो एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द एक्सिलरेशन जो होगा, एक्सिलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट जीरो हो जाएगा. ठीक है भाई. यदि उसके आसपास नियर बाई कोई स्टार नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, और टोटल फोर्स जीरो होगा तो एक्सिलरेशन जीरो होगा एस्ट्रोनॉट का. ये सिंपल सी बात है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम. एक बुलेट है जिसका मास 0.04 किलोग्राम है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड. जो कि किस स्पीड से मूव कर रही है? 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर करती है. ये मान लीजिए, डायग्राम बना लेते हैं. ये मान लीजिए बुलेट है, ये बुलेट है, और ये
इसका जो मास है बुलेट का वो 0.04 किलोग्राम है, और इसकी जो बुलेट की स्पीड है, बुलेट की जो स्पीड है वो 90 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये एक हैवी वुडन ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, हैवी वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। ठीक है, वुडन ब्लॉक में एंटर करती है। ठीक है, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस, और कितनी डिस्टेंस के बाद में स्टॉप होती है, मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ पर जाकर के ये जो है बुलेट अंदर पियर्स होती है, पेनिट्रेट करती है और यहाँ जाके स्टॉप होती है, और कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है अंदर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 0.6 मीटर। ठीक है, इतना अंदर जाकर के ये रुक जाती है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये इस बुलेट के ऊपर कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, ये हमें पता करना है। तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ वुडन ब्लॉक हमें दे रखा है क्या, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, बुलेट का मास हमें दे रखा है ना, बुलेट का, भाई जितना फोर्स बुलेट इस वुडन ब्लॉक पर लगाएगा एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, उतना ही फोर्स वुडन ब्लॉक जो है इस बुलेट पर लगाएगा। फिर से सुनिए, एक ये बुलेट है जिसका मास 0.04 किलोग्राम है, जो कितनी स्पीड से, इसको यू मान लीजिए, इनिशियल स्पीड है ये वुडन, इसकी बुलेट की 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर करती है, और वुडन ब्लॉक के अंदर 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर जाकर के अंदर जाकर के रुक जाती है। तो वुडन ब्लॉक इस बुलेट पर कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा ये हमें पता करना है। तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स वुडन ब्लॉक कितना लगाएगा, ये एवरेज रेजिस्टिव फोर्स जो होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही होगा। ठीक है भाई, हम एक बार फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स किससे निकलेगा, वुडन ब्लॉक पर इस बुलेट ने कितना फोर्स लगाया ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर बुलेट ने कितना फोर्स लगाया वो निकाल लेंगे, और उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स होगा। तो देखिए, पहले तो फोर्स निकालना है, इसका एक्सिलरेशन कितना है, एक्सिलरेशन चाहिएगा, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या लिखते हैं, एम इंटू ए। अब एक्सिलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सिलरेशन। लेकिन एक्सिलरेशन के इस फॉर्मूले से अब यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी चलो हम 0 ले लेंगे लास्ट में जब ये रुकेगा बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है लेकिन टाइम नहीं दे रखा, तो इसलिए ये वाला रिलेशन तो अप्लाई होगा नहीं बेटा। तो फिर हमें इसकी जगह कौन सा रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा एक्सिलरेशन के बजाय, तो एक आप देखिए इस रिलेशन को आप अप्लाई ना करें, F इज इक्वल टू एम ए। अब ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आप जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, ये आप जानते हो। ठीक है, ट्वाइस ए एक्स ये आप जानते हो, जिसको यहाँ पर आपने वी जीरो स्क्वायर लिखा था, चलो वी जीरो स्क्वायर लिख लो। ठीक है, इसको वी जीरो मान लो, इनिशियल वेलोसिटी को वी जीरो मान लेते हैं। ठीक है, वी जीरो 11th क्लास में हम इनिशियल को वी जीरो मानते हैं, और छोटी क्लासेज में हमने यू माना था, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। चलो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये स्टॉप होगा जाके, और कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स का वैल्यू वो हमें पता है कितना है, वुडन ब्लॉक के अंदर 0.6 मीटर है, ए एक्सिलरेशन निकल जाएगा। अब देखिए v की जगह क्या रखें, v की जगह तो हो जाएगा 0, तो 0 होल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ये ब्लड जब इस वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी तो बेटा इस 60 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 90 मीटर पर सेकेंड, तो ये 90 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2a हमें निकालना है, x कितना है 0.6 है बेटा। ठीक है, 0.6 है। ठीक है, मीटर में लिखेंगे ना, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो सेम यूनिट में रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो यहां से पहले a निकाल लो, तो देखो जरा इसको आप सॉल्व करोगे तो a का जो वैल्यू आएगा वो इसको इधर ले जाएंगे तो -90 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6 ये आएगा। ठीक है,
ये आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक ही जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे 90 इंटू 90 तो ऊपर होगा और 2 इंटू 0.6 ये नीचे होगा। तो ये 2 से 45 कैंसिल हो गया और ये आप पॉइंट का जीरो हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो जीरो लगेगा। 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 150 को तो 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सिलरेशन आ गया, रिटार्डिंग आया ना, क्योंकि ये बुलेट है इस वुडन ब्लॉक के अंदर जाने के बाद रुक रही है तो स्पीड कम हो रही है तो इसलिए रिटार्डेड मोशन होगी, डी एक्सिलरेशन हो रहा है। अब फोर्स निकाल सकते हो आप इन देयर फोर्स कितना हो जाएगा। अब मास कितना है 0.04 है, 0.04 है बुलेट का मास और एक्सिलरेशन कितना आया -6750 आया। ठीक है, -6750। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। कितना आ जाएगा फोर्स, अब ये देखिए फोर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/100 और माइनस को इधर लिख लो इंटू 6750 और 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा और ये आ जाएगा माइनस 4 5 जा 20 0 2 4 7 जा 28 30 का 0 3 और 4 6 जा 24 और 3 27 और नीचे 10। तो ये 0 से 0 एक और कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -270 न्यूटन। ये रजिस्टिव फोर्स लगा है या नहीं, इतना आंसर आएगा। रजिस्टिव है बेटा, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये फोर्स रजिस्टिव है। भाई इतना फोर्स लगाएगा ना वुडन ब्लॉक, भाई ये जितना बुलेट फोर्स लगा रहा है, जितना बुलेट फोर्स लगा रहा है बेटा, जितना बुलेट लगा रहा है फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का वुडन ब्लॉक लगाएगा बुलेट के ऊपर। जितना बुलेट वुडन ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, ये जो बुलेट है बेटा, ये बुलेट वुडन ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा एज पर लॉ ऑफ रिएक्शन एक्शन रिएक्शन वुडन ब्लॉक भी बुलेट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। बुलेट इधर जा रही है तो वुडन ब्लॉक इधर लगाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -270 न्यूटन, ये इसका रजिस्टिव फोर्स हो जाएगा। तो आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे आंसर में, कितना आ जाएगा 270 न्यूटन लिखेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 5.3 अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय। कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, इसकी जो मोशन है बेटा इस इक्वेशन से दी जाती है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब y तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस मान लो या डिस्प्लेसमेंट मान लो, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, g एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t टाइम है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है लेकिन हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। सेंस y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस मान लो। अब यहाँ से हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हमें देखो, फोर्स निकालने के लिए हमें मास इंटू एक्सिलरेशन की जरूरत है, तो एक्सिलरेशन पहले निकालना पड़ेगा और एक्सिलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो है एक्सिलरेशन होता है और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होता है। वेलोसिटी बोल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, अब ये x की जगह कौन दे रखा है, हमें y दे रखा है, तो dy/dt हो जाएगा ये, यानी इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा dy/dt, v इज इक्वल टू dy/dt। अब इसमें रखो d/dt, y की वैल्यू क्या है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप जानते ही होंगे, इसमें u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी ना, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, तो u को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका होगा, टाइम का होगा। और प्लस इसमें 1/2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, g का नहीं होगा, किसका होगा डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का होगा। समझ गए। अब t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो यहाँ सिंपली u आ जाएगा। और यहाँ पर आप जानते हो 1/2g टी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो याद आ रहा हो तो d/dx होता है। ठीक है, और x की पावर n होता है, तो इसको क्या लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1 ऐसे लिखते हैं ना, इंटू dx/dx ऐसे लिखते हैं। यदि ये होता d/dt और यहाँ होता xn बेटा, यदि ये और ये सेम नहीं होते
तो ये सेम होने पर तो ऐसा आ जाएगा dx अपॉन एक्स। dx को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, इतना लिख देंगे। अगर ये t के रेस्पेक्ट में होता है x का डिफरेंशिएशन, तो फिर ये क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन dx अपॉन dt होता, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ t है और यहाँ भी t है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो और 2 n की जगह क्या है 2 है, तो ये 2 इंटू टी रेज टू दी पावर 2 माइनस वन इंटू डी टी अपॉन डी टी, और वो 1 हो जाएगा। तो u प्लस ये 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, g इंटू टी आ गया, g इंटू टी। ये क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। और एक्सिलरेशन निकालने के लिए हमें इस वेलोसिटी को, नाउ एक्सिलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में ये होता है। अब a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया, u प्लस जी टी आया। अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी तो टाइम के रेस्पेक्ट में बदल ही नहीं रही है, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, ये अलग लिख लेता हूँ, इसी को लिख रहा हूँ आगे, a इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी प्लस g का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, टाइम का होगा, d अपॉन डी टी, और t आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, सेम है इसलिए, और प्लस जी और ये डी अपॉन डी टी ऑफ टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ओनली जी आ जाएगा। तो यानी ए बराबर क्या आ गया बेटा, जी आ गया। एक्सिलरेशन कितना आ गया, जी आ गया, ठीक है। और मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, मास कितना है, m है, ठीक है। तो उस केस में फोर्स जो होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल कितना हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल F इज इक्वल टू एम ए, यानी ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल m इंटू जी हो जाएगा, ए की जगह जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, लॉ ऑफ मूवमेंट इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, चेंज इन मोमेंटम। एक बैट्समैन है जो कि एक बॉल को स्ट्रेट डायरेक्शन में हिट करता है, बॉलर ने बॉल की, एक बैट्समैन को बॉलर ने बॉल की, ये है बैट्समैन, ठीक है, और ये इसके हाथ में ये हो गया बैट, ठीक है बेटा, ये बैट, और इधर ये है बॉलर, ये कौन है, बॉलर, ये बॉलर है, बॉलर, और ये बैट्समैन है। इसने बॉल फेंकी, ये बॉल फेंकी, यहां बॉल टकराई, ये बैट से हिट करके बॉल जो है कैसे चली गई, ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर, और इस बॉल को इसने इस तरफ ही फेंक दिया, बॉलर की डायरेक्शन में फेंक दिया। बॉलर ने पहले बॉल को इधर फेंका बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन ने बैट से बॉल को इधर सीधे बॉलर की तरफ, जो है सीधे बॉलर की तरफ क्या कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है। और विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड को बिना चेंज किए। इनिशियल स्पीड कितना था बॉल का, इनिशियल स्पीड था 12 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इफ द मास ऑफ द बॉल इज, मास भी दे रखा है बॉल का कितना, 0.15 किलोग्राम। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, अज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, लीनियर मोशन लेनी है। और अब देखिए जब ये बॉल को हिट करेगा कौन, बैट्समैन, तो बैट्समैन फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए इस बॉल पर जो है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, यानी इम्पल्स इम्पार्ट होगा। ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स, ये आप जानते ही हो। इम्पल्स जिसे आप चेंज इन मोमेंटम भी कहते हो, तो वो इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ इस बॉल को, कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ, तो कैसे निकालेंगे इम्पल्स, इम्पल्स बराबर हो जाएगा, इम्पल्स बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ध्यान करो, चेंज इन मोमेंटम। भाई इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है तो सीधे ये फॉर्मूला आप लगाओगे नहीं, तो इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, यही तो होगा। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी,
और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को v0 लिखा करो, u नहीं लिखना है अपने को, ठीक है, v0 लिख दिया हमने। तो अब मास कॉमन आ गया, मास ये देखिए कॉमन आ गया, और v माइनस v0 ये हो गया, ठीक है। मास कितना है, 0.15 है, ठीक है, मास 0.15 है। और वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12 है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 12 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी, इसको आप ऐसे करते फिर, चलो कोई बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी v0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, मान लीजिए बॉल की v0, और ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है, 12। और v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, उतने से ही चला जा रहा है, उतने से ही जा रहा है ना, ये भी 12। लेकिन क्या दोनों सेम होंगी, v0 12 है तो v बराबर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, -12 होगा, होगा या नहीं होगा। यदि आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ये नेगेटिव लेते हो तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखिए ऐसे करोगे आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा कितना, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप ऐसा करो, फाइनल इस हिसाब से लो, देखो इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे फेंका, और इस तरफ फाइनल वेलोसिटी जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इस तरफ है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसको प्लस ले लो, और इसको ये देखो, ये होता है ना रेफरेंस सिस्टम, जीरो के इधर जाते हो तो नेगेटिव, और जीरो के इधर जाते हो तो पॉजिटिव, ऐसे लेता है ना। तो इधर जब गई बॉल, इधर जब गई तो उसको पॉजिटिव ले लो, और इधर जब जा रही है तो उसको नेगेटिव ले लो। तो इनिशियल वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो इस फॉर्मूले का माइनस आ गया, और ये माइनस और हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.15 इंटू 12 प्लस 12 इतना आ जाएगा। और ये फाइनली इम्पल्स को मैं आई लिख देता हूं, तो ये 0.15 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। और इसको मैं सॉल्व करूं तो i इज इक्वल टू 15/100 हो गया ये, और 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 15 4 जा 60 का 0 6 लग गया, 15 2 जा 30, और 6 360/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3.6, यानी इम्पल्स कितना आ गया, 3.6। अब यूनिट क्या होगा भाई, ये किस में चेंज है, मोमेंटम में चेंज है, तो जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही तो इम्पल्स का यूनिट होगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर और भी लिख सकते हो 3.6। और क्या होता है इम्पल्स का यूनिट, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये भी हो जाता है, ठीक है। ये तो ग्रेविटेशनल यूनिट हो गया, और ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लिखो, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ये इम्पल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना कि दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इधर नेगेटिव लेना तो इधर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये भी काफी अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, दो एक जैसी बिलियर्ड बॉल हैं, ठीक है। 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड बॉल, एक कठोर दीवार से। दो बिलियर्ड बॉल हैं, गेंदें हैं, जो कि किससे टकराती हैं, एक रिजिड बॉल से, यानी दीवार से टकराती हैं, विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ, बट एट डिफरेंट एंगल्स, लेकिन डिफरेंट एंगल से टकराती हैं। सेम स्पीड है लेकिन डिफरेंट एंगल से टकराती है, ठीक है। ये जैसे देखिए, ये एकदम नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल टकरा रही है ना, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये देखिए कैसे टकरा रही है, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ, ठीक है। एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, और ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हुई, ये तो सेम डायरेक्शन में, भाई नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी तो नॉर्मल की डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, ये आप जानते ही हो, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री से आपने नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए
बॉल को हिट किया दीवार पर तो वो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए ही बाउंस बैक हो जाएगी। ये क्लियर है भाई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये दो केस दे रखे हैं, एक ये केस है और एक ये केस है। इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन में बॉल को दीवार पर फेंका और बॉल वापस उसी डायरेक्शन में आ गई। इसमें बॉल को नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए दीवार पर फेंका और बॉल जो है बाउंस बैक हुई उतना ही एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना स्पीड से थ्रो किया दीवार पर उतनी स्पीड से वो वापस आ गया, जितनी स्पीड से थ्रो की उतनी स्पीड से वापस आ गई। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। जो दीवार पर फोर्स लगेगा, दीवार पर जो फोर्स लगेगा प्रत्येक बॉल के कारण वो कितना होगा, पहले तो ये पूछ रहा है। ठीक है, दीवार पर कितना फोर्स लगेगा प्रत्येक बॉल के कारण। दूसरा कह रहा है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल, और जो इम्पल्स है वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए आप कि दो केस दे रखे हैं हमें, ये केस ए दे रखा है ये पहले वाला, और ये दूसरा केस बी है। ठीक है, अब देखिए ए केस में नॉर्मल टू द बॉल आपने बॉल को फेंका और बी केस में आप 30 डिग्री, दोनों को कंपेयर करते चलना बेटा। इसमें नॉर्मली बॉल दीवार पर फेंकी गई है और इसमें 30 डिग्री नॉर्मल के साथ बनाते हुए फेंकी गई है। ठीक है, ठीक है, द फोर्स ऑन द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल इन बोथ केसेज। अब जो फोर्स लगेगा दोनों बॉल्स दोनों केसेज में दीवार पर जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल होगा, किसके, दीवार के। अब इस फोर्स को कैसे निकालें, ये प्रश्न दिमाग में आ जाता है। अब इसके लिए हमें इम्पल्स निकालना पड़ेगा। इम्पल्स निकालने के लिए जैसे भाई फोर्स निकालना है तो सेकंड लॉ का यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में रेजिस्टिव फोर्स निकालना है तो थर्ड लॉ का यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड लॉ का यूज कर सकते हो। अब देखिए जरा आप इस केस ए को देखिए, केस ए में देखते हैं, पहले केस ए में देखते हैं। केस ए में देखना बेटा, बॉल जा रही है एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना, एक्स डायरेक्शन में गई। अब एक्स डायरेक्शन में गई तो कितना मोमेंटम इसने इस दीवार को दिया, कितना मोमेंटम कितना होगा बॉल का इनिशियल पहले पता कर ले। दीवार पर टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा इसका, यानी पी एक्स इनिशियल निकाल लूं। एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और इनिशियल मतलब दीवार पर टकराने से पहले। और मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू यू हो जाएगा, यही होगा ना। अब एक्स डायरेक्शन में ही फाइनल निकाल लेता हूं भाई, ये बॉल इस दीवार पर टकराई नॉर्मली और वापस आ गई। ठीक है, तो पी एक्स फाइनल। अब जब वापस आएगी वो भी तो एक्स डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो कितना कितना मोमेंटम होगा, माइनस एम यू होगा। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये तो एक्स डायरेक्शन की बात हो गई। अब वाई डायरेक्शन में क्या कोई मोमेंटम में चेंज है इस केस में, इस केस में तो है ही नहीं वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज, क्योंकि बॉल जो है नॉर्मली इस दीवार के नॉर्मल जो है टकरा रही है। तो वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम में कोई चेंज होगा ही नहीं ना, एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी वाई जो इनिशियल होगा, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम होगा, जब इनिशियल, क्योंकि आपने बॉल को थ्रो ही एक्स डायरेक्शन में किया था, तो वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो इम्पल्स भाई मोमेंटम में चेंज आ रहा है ना बेटा, जाते समय और वापस आते समय मोमेंटम अलग अलग है, मोमेंटम में चेंज हुआ तो इसका मतलब इम्पल्स इम्पार्ट हुआ। हमें यही तो निकालना है कि जो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच वॉल। पहले तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है कि किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके बाद में इम्पल्स इम्पार्टेड कितना होगा बॉल के द्वारा वो निकालना है। तो देखिए यदि मैं निकालता हूं एक्स कंपोनेंट की बात करता हूं, इम्पल्स का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा, वही आप क्या कह सकते हैं भाई, इम्पल्स बराबर जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो नहीं होगा, एम यू पी फाइनल, पी एक्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है ना, ये लिख दिया। ठीक है, अब पी एक्स फाइनल क्या होगा, माइनस एम यू। ठीक है, और पी एक्स इनिशियल क्या है, हमने यहीं पर नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और पी एक्स इनिशियल क्या है, एम यू, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस टू एम यू।
तो इम्पल्स कितना आ गया आई, एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स आ गया -2mu। ठीक है, अब वाई कंपोनेंट जो होगा इम्पल्स का, वाई कंपोनेंट क्या होगा इम्पल्स का, वाई कंपोनेंट की यदि मैं बात करूं इम्पल्स के, तो इम्पल्स जो है पी वाई फाइनल, पी वाई फाइनल माइनस पी वाई इनिशियल, यही होगा ना बेटा, पी वाई इनिशियल। ठीक है, अब दोनों ही तो जीरो हैं, ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो इम्पल्स वाई डायरेक्शन में जो इम्पल्स आया वो जीरो हो गया। फर्स्ट केस की बात हो रही है, ये केस 1 की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। ये केस 1 में, केस ए में बात की है, इस केस में। ठीक है, जहां पर वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए इम्पल्स और जो फोर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे, इम्पल्स और फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लगेंगे। तो जो फोर्स होगा बॉल पर, जो बॉल दीवार के कारण जो बॉल पर फोर्स लगेगा वो नॉर्मल लगेगा। कैसे लगेगा, देखो ये बॉल आपने थ्रो की इस पर, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ना दीवार बॉल पर, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगाएगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो आ रहा है इम्पल्स, यानी फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, किसके द्वारा फोर्स लगाया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वॉल के द्वारा, दीवार के द्वारा, ऑन बॉल, गेंद पर, बॉल ऑन बॉल, बाय, यहां लिख लो वाई बॉल ऑन बॉल, यानी दीवार के द्वारा गेंद पर जो फोर्स लगा वो नॉर्मल टू द बॉल है। ठीक है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो फोर्स जो बॉल के द्वारा फोर्स लगेगा, भाई जब दीवार के द्वारा बॉल पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स बाय बॉल गेंद के द्वारा ऑन वॉल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। समझ गए, एक्शन रिएक्शन लॉ से। चलिए, तो पहले केस में हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लिया। ठीक है, ड्यू टू ईच बॉल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लिया, केस ए में निकाला है अभी। ठीक है, अब मोमेंटम का रेशो भी निकालना है, सॉरी इम्पल्स का रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अब इम्पल्स का जो रेशो होगा, मैग्नीट्यूड, देखिए इम्पल्स का जो रेशो होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स का जो रेशो होगा किस केस में, केस ए में, इम्पल्स का जो रेशो होगा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या होगा बेटा, इस केस में, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में केस बी की बात करते हैं। अब केस बी में क्या अंतर आ रहा है केस ए से, भाई इसमें बॉल को नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए दीवार पर हिट किया फेंका जाता है, और जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उतनी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी चेंज होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो जरा यहाँ पर, इसका एक तो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट एक तो इधर होगा, एक्स कंपोनेंट इधर होगा ना, ठीक है, और वाई कंपोनेंट एक इधर होगा, होगा। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट होगा और ये एक्स कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट में कितना होगा, यदि एक्स की बात करें, यदि एक्स की बात करें, इनिशियल डायरेक्शन क्या होगा, यदि ये 30 डिग्री एंगल है तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन में, देखिए पी एक्स इनिशियल की मैं बात करता हूं, पी एक्स एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा इनिशियल, वो कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, भाई ये u है और 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है दीवार पर इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो x डायरेक्शन में कितना होगा, और u cos 30 होगा ना, u cos 30 होगा, प्लस के u cos 30 होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस के u cos 30 होगा, और इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में u sin थीटा होगा, y डायरेक्शन में क्या होगा, u sin थीटा होगा। तो x डायरेक्शन में m इंटू यू cos 30 हो गया। ये तो दीवार पर टकराने से पहले की सिचुएशन है। अब दीवार पर ये टकराई, दीवार पर ये टकराई, ठीक है, ये टकराई,
तो इसका जो कंपोनेंट होगा बेटा, इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा y, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो भी u cos 30 होगा, लेकिन नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, u cos 30, जैसे इसके लिए पॉजिटिव लिया था। और इसका u sin 30 लेंगे। क्या लेंगे? u sin 30। तो u cos 30 और u sin 30 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और इसके लिए u cos 30 और u sin 30 दोनों पॉजिटिव होंगे। तो px इनिशियल जो होगा वो तो इतना आ गया। अब px फाइनल जो होगा, फाइनल वो कितना हो जाएगा? माइनस m, तो m ही रहेगा, और u की जगह क्या आ जाएगा? u cos 30 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पी वाई जो इनिशियल होगा, पी वाई इनिशियल क्या होगा? एम यू साइन 30 हो जाएगा। ठीक है। दीवार पर टकराने से पहले, दीवार पर टकराने से पहले एम यू साइन 30 हो जाएगा। देखो जरा कहाँ होगा एम यू साइन 30? कहाँ पर होगा भाई? ये डायरेक्शन है यू ये डायरेक्शन ले रहे हो आप। ठीक है। ये डायरेक्शन ले रहे हो, बॉल इस तरफ जा रही है, तो u cos 30 तो इस डायरेक्शन में ले लेंगे, u cos 30। अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ना कि ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान रखना। तो u sin 30 इस केस में भी क्या होगा? ऊपर की तरफ होता, ऊपर की तरफ बॉल जाती तो प्लस होता, लेकिन नीचे की तरफ आ रही है इसलिए माइनस साइन 30 होगा। क्या होगा? माइनस साइन 30। और पी वाई फाइनल भी क्या होगा? पी वाई फाइनल भी, अब देखो पी वाई फाइनल क्या हो रहा है? पी वाई फाइनल क्या होगा? यू कॉस 30 नेगेटिव हो जाएगा, और u साइन 30 नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? ठीक है। u साइन 30, तो यहां भी क्या आ जाएगा? u साइन 30 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब जो इम्पल्स होगा बेटा, इम्पल्स x कंपोनेंट यदि हम निकालें इम्पल्स का, x कंपोनेंट किसका? इम्पल्स का, तो I बराबर इम्पल्स निकाल रहा हूं मैं, px फाइनल, px फाइनल यही लिखा था ना, px फाइनल माइनस px इनिशियल। तो px फाइनल क्या है? माइनस एम यू कॉस 30 और माइनस एम यू कॉस 30, ये px इनिशियल हो गया। तो ये कितना आ गया? माइनस 2mu cos 30, cos 30 ये आ गया, माइनस 2mu cos 30 आ गया। अब y कंपोनेंट निकालू इम्पल्स का, y कंपोनेंट निकालिए। चलिए y कंपोनेंट इम्पल्स का, पी वाई फाइनल माइनस पी वाई इनिशियल। पी वाई फाइनल कितना है? एम यू साइन 30 माइनस पी वाई इनिशियल, इनिशियल कितना है? ये भी माइनस एम यू साइन 30 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये जीरो आ जाएगा। यानी इम्पल्स का y कंपोनेंट जीरो आ गया और x कंपोनेंट ये आ गया। आ गया या नहीं? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा? जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स और फोर्स है वो सेम होती है। जो फोर्स का भाई, ये जो भाई आप फॉर्मूला जानते हो, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इम्पल्स का डायरेक्शन होगा। तो जो इम्पल्स का फोर्स का डायरेक्शन होगा ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द बॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब देखिए रेशो पूछ रहा है, रेशो यदि हम निकालें, रेशो निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में रेशो निकालो इम्पल्स का, आई एक्स अपॉन आई एक्स डैश कह दो इसको। चलो इसको मैं आई एक्स डैश कह देता हूँ। ठीक है। आई एक्स डैश कह देता हूँ और इसको आई वाई डैश कह देते हैं, आई वाई डैश कह देते हैं। ठीक है बेटा। केस बी में आई वाई डैश और आई एक्स डैश ले रहे हैं। ये आई एक्स डैश क्या हो जाएगा? ये आई एक्स कितना था? 2mu विद नेगेटिव साइन, और आई एक्स डैश कितना है? माइनस 2mu cos 30। अब माइनस 2mu से 2mu कैंसिल हो गया। cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है। cos 30 क्या होता है? √3/2, ऊपर जाएगा तो 2/√3 ये आ जाएगा। 2mu से 2mu कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उल्टा होगा तो 2/√3 आ जाएगा। और यहां पर यदि हम रेशो निकालें आई वाई अपॉन आई वाई डैश, तो आई वाई जीरो था, आई वाई डैश भी जीरो था, तो ये तो जीरो आ गया और ये इतना आ गया। और इसको रखोगे 2/1.732, इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो बेटा 1.2 इतना आ जाएगा। इस तरीके से एक्स और वाई डायरेक्शन में आप रेशो मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो इम्पल्स का, और इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे पहले केस में नेगेटिव एक्स होगा तो दूसरे केस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा फोर्स का। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए रॉप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। एक मास है 6 किलोग्राम का, ठीक है, इज सस्पेंडेड बाय ए रॉप। ये सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इसका। ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय रॉप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ये लेंथ है, रॉप है 2 मीटर लेंथ का, और इससे ये मास कितने का, 2 किलोग्राम का, ठीक है, ये लटका हुआ है, 2 किलोग्राम का मास है। 2 है नहीं 6 है, 6 किलोग्राम का मास है, ठीक है, 2 मीटर लेंथ की, और ये कहां से लटका हुआ है, किसी सीलिंग से, छत से लटका हुआ है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप। इस रॉप के मिड पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। मिड पॉइंट यहाँ होगा ना, 1 मीटर पे होगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। कितना फोर्स, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अब जब इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे आप, तो इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी बेटा, इसका डायग्राम बनाए। इसका डायग्राम बनाए तो देखिए ये रस्सी यहाँ पर जब आप फोर्स लगाओगे तो इस टाइप से हो जाएगी। ये रस्सी यहाँ से लटकी हुई थी, इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, और इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, और ये 6 किलोग्राम का मास था, तो नीचे की तरफ वेट लगेगा mg। mg बराबर क्या होगा, g की वैल्यू यदि 10 ले लें, दे रखी है, तो 60 न्यूटन हो जाएगा। 6 इंटू 10 mg 6 न्यूटन। और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपने फोर्स लगाया कितने का, 50 न्यूटन का, ठीक है, और इस पॉइंट को वो कह रहा है P। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, P कह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल, ये पॉइंट P है। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, यानी वर्टिकल के साथ ये रोप, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल, और ये कितना एंगल बनाएगी, यानी ये थीटा पता करना है। क्या पता करना है, थीटा पता करना है, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम में नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रोप, रस्सी के मास को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसको इस तरीके से बना लो। देखो ये सिचुएशन थी इस तरीके से, और इस पर ये मास था, और मास था 6 किलोग्राम का, तो नीचे लग रहा है इस पर 60 न्यूटन, ठीक है, क्या लग रहा है, 60 न्यूटन। और यहाँ पर लगा रहे थे आप फोर्स कितने का, 50 न्यूटन का, और ये क्या था बेटा, वर्टिकल था, ये वर्टिकल, और ये एंगल क्या था, थीटा, ठीक है, और ये पॉइंट का नाम था P, ठीक है। अब देखिए जब ये मास नीचे लटकेगा इसमें, तो इस तरफ क्या आएगा, इसमें टेंशन आएगा बेटा। टेंशन मतलब तनाव, तनाव मतलब वो सिर दुखने वाला तनाव नहीं है, खिंचाव आएगा इस रस्सी में। क्या आएगा, खिंचाव आएगा, ठीक है। यदि ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो टेंशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, टेंशन लगेगा। तो टेंशन जो लगेगा इसमें, वो कहाँ कहाँ लगेगा, ये देख लें, कहाँ कहाँ लगेगा टेंशन। तो भाई जब ग्रेविटी नीचे है तो टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ये लग गया, ठीक है। और इसको मैं नाम दे दूं, इस टेंशन को T1 नाम दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो लग रहा है भाई, इसका जो लेंथ है, ये तो आप जानते ही हो 1 मीटर लेंथ है ना, और ये भी कितना होगा, 1 मीटर होगा ये लेंथ भी, ठीक है। तो इसमें टेंशन आया, ये T1 मान लिया, ठीक है बेटा। और इसमें जो टेंशन आ रहा है, ये देखिए 60 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसमें इधर टेंशन जो इधर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो T1 ले लिया हमने, T1 ले लिया, ठीक है। और इसको ये जो नीचे लग रहा है ना 60 न्यूटन, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, T2। इसको क्या मान लेता हूँ, T2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा, T2 मान लेता हूँ। कैसे हुआ ये T2, देखिए जरा भाई, जब ये वेट आप 6 किलोग्राम का वेट है, ठीक है, और इस पर 6 किलोग्राम के वेट पर 60 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है,
तो ये किससे बैलेंस होगा? रिएक्शन से, और वो क्या है? T2। यानी ये वाला जो यहाँ पर जो ये टेंशन लगेगा T2 होगा, और ये T2 किसके बराबर हो जाएगा? 60 न्यूटन के बराबर हो जाएगा या नहीं? बोलिए भाई। इसको आप दो दो बार ना लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। अभी इसको आप रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। T2 की वैल्यू क्या आ गई? 60 न्यूटन आ गई। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 60 न्यूटन आ गई। वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगेगा वही तो होगा। अब जब ये T1 है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? T1 cos थीटा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा इस डायरेक्शन में। भाई ये डायरेक्शन T1 है और ये एंगल थीटा है, तो ये T1 cos थीटा। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन T1 sin थीटा हो जाएगा। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, समझ में आया? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया ये। ठीक है, अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद T2 की वैल्यू तो क्लियर हो गई। यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 न्यूटन हो गया। हमें निकालना क्या है? थीटा निकालना है। तो अब देखिए T1 cos थीटा किसके बराबर होगा? T1 cos थीटा, ये जो T1 cos थीटा है, ठीक है, ये किससे बैलेंस हो जाएगा? T2 से बैलेंस हो जाएगा, यानी 60 न्यूटन। T1 cos थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये किससे हो जाएगा? 60 न्यूटन से। और ये 60 न्यूटन किसके बराबर है? T2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और T1 sin थीटा किससे बैलेंस होगा? ये 50 से बैलेंस होगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और T1 sin थीटा किससे बैलेंस हुआ? 50 से। एक इक्वेशन ये आ गई 50 न्यूटन से। अब दो इक्वेशन आपकी बन गई, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, आप कैसे डिवाइड करो? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा? T1 sin थीटा, लेफ्ट साइड को डिवाइड करूं अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। तो T1 से T1 कैंसिल हुआ, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया? 5 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 6, और tan इनवर्स 5 अपॉन 6 का वैल्यू लगभग 40 डिग्री। एग्जाम में आप टेंजेंट टेबल डिमांड कर सकते हो, नहीं दे रखा है तो यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, कौन सा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल ले लेते हैं ऐसे, चलिए और सवाल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, 5.7 एग्जाम्पल लेते हैं। इससे अगले वाला है, कंपोनेंट वाले लेंगे, लेकिन पहले उससे पहले 5.7 क्या है देखिए। ये 5.7 देखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का मैक्सिमम एक्सिलरेशन निकालिए। समझना प्रश्न को बेटा। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन, ये ट्रेन है बेटा। ठीक है, ये एग्जांपल 5.7 की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इस टाइप की ये ट्रेन है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा? मैक्सिमम एक्सिलरेशन क्या होगा? ठीक है, ये मैक्सिमम निकलवा रहा है, वो कितना होगा? इस तरफ जा रही है मान लीजिए। ठीक है, इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर, मान लीजिए किसी एक डिब्बे में इस फ्लोर पर ये बॉक्स रखा है, ये रखा बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स रखा है। अब ये जो बॉक्स फ्लोर पर रखा है डिब्बे में, तो इस बॉक्स और इस ट्रेन की फ्लोर के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये रेस्ट पोजीशन में है। ये बॉक्स जो है रेस्ट पोजीशन में रहता है। और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 0.15 दे रखा है। अब जब ये रेस्ट में रहता है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स जब रेस्ट में रहता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ एस लेस देन इक्वल, ध्यान करो,
जब रेस्ट में रहेगा तब तक म्यू एस इंटू एन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब यदि मैक्सिमम निकालना है आपको, मैक्सिमम निकालना है तो एफ एस मैक्सिमम की बात करनी पड़ेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करनी पड़ेगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, और फोर्स को मैं न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू ए मैक्सिमम लिख सकता हूँ ना इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, एम इंटू ए मैक्सिमम एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक फोर्स ही है ना, जिसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। तो ये आ गया म्यू एस इंटू एन। अब ए मैक्सिमम मुझे चाहिए, तो म्यू एस इंटू एन अपॉन एम। अब ये एन क्या है, एन के बारे में तो आप सब जानते ही है, थ्योरी में हमने पढ़ा था। एन किससे बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया था, यदि एम जी नीचे लगता है तो एन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, यानी एन बराबर क्या होता है, एम जी। ठीक है, तो एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एम जी अपॉन एम। अब देखिए मास से मास कैंसिल हो गया, म्यू एस इंटू जी आ गया। अब म्यू एस का वैल्यू आपको दे रखा है 0.15, और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ले लीजिए 10। ठीक है, अर्थ सरफेस की बात हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया ट्रेन का। बोलिए समझ में आया, बड़ा आसान सा था, लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए अच्छे से ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट 5.8 की बात करते हैं। 5.8 में क्या कह रहा है, देखिए 5.8, ये देखिए बेटा, सी फिगर 5.11 ये दे रखा है आपको। ए मास ऑफ 4 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मास रखा हुआ है 4 किलोग्राम का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब इस प्लेन को ग्रेजुअली इंक्लाइन किया गया एट एन एंगल 15 डिग्री, 15 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया विद द हॉरिजॉन्टल। द मास्ट जस्ट बिगेन टू स्लाइड, मास्ट जो है, ये जो मास है ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा ब्लॉक और सरफेस के बीच, ये करना है। अब देखो इस प्रश्न में तो एक बुक में तो आपको एग्जाम डायग्राम दे रखा है, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में जो है डायग्राम दिया जाए, जरूरत नहीं है ना डायग्राम की, जैसा लैंग्वेज कह रहा है वैसा बना लीजिए आप पहले डायग्राम। ए मास ऑफ 4 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस पर ये मास है 4 किलोग्राम का। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर 4 किलोग्राम का ये मास रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एन एंगल 15 डिग्री, इस प्लेन को इंक्लाइन किया जाता है, प्लेन को इंक्लाइन करो। अब प्लेन ये तो हॉरिजॉन्टल था, अब इसको इंक्लाइन करोगे तो ऐसे हो जाएगा ये, और कितना डिग्री तक इंक्लाइन कर दिया, वो ये भी कह रहा है, ये जो थीटा है ये कितना कह रहा है, 15 डिग्री तक इंक्लाइन कर दिया। 15 डिग्री तक इंक्लाइन कर दिया तो ये 4 किलोग्राम का जो मास है ये इस तरीके से होगा या नहीं होगा। अब 4 किलोग्राम का मास है, अब आप जानते हैं, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, इंक्लाइंड प्लेन के केस में यहाँ पर जो लगेगा नीचे की तरफ कौन लगेगा, एम जी लगेगा या नहीं लगेगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और इस तरफ कौन लगेगा बेटा, इस तरफ ये आपको ध्यान होगा नॉर्मल होगा, ये कौन होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, और नॉर्मल के इस साइड में ये डॉटेड लाइन डायरेक्शन में यदि मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में कौन होगा, जब ये एंगल थीटा है तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बोलिए यहां तक समझ में आया। अब ये जो एम जी साइन थीटा है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक और इस प्लेन की सरफेस के बीच में लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ एस। ठीक है, तो हमने सारे कंपोनेंट पता कर लिए। अब इससे आराम से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू एस निकालना है।
ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा ये निकालना है। तो देखो कौन कौन सा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है ये पता लग जाएगा तो हो जाएगा। देखो एम जी कॉस थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, एन से। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, बोलिए, ठीक है, एक इक्वेशन हो गई ना, ठीक है, ये एक वाली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन एम जी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, एफ एस से। किससे बैलेंस हो रहा है, एफ एस से। एम जी साइन थीटा बैलेंस हो रहा है एफ एस से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये कह रहा है कि इसको इतना इंक्लाइन किया गया, 15 डिग्री से इंक्लाइन जैसे ही करेंगे वैसे ही ये जो ब्लॉक है ये नीचे स्लाइड करना शुरू कर देता है, यानी एफ एस का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, तभी तो स्लाइड करना नीचे शुरू करेगा। यही तो ये जो क्वेश्चन में लिखी हुई है ना बेटा लाइन, यही आपको पकड़नी है। क्या लाइन लिखी हुई है, द मास, देखिए क्या कह रहा है, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle 15 degree with the horizontal. The mass just began to slide. The mass just began to slide. अब just began to slide होता है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब थीटा मैक्सिमम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा ना, तो थीटा मैक्सिमम हो गया तो एफ एस मैक्सिमम हो गया। अब एफ एस मैक्सिमम किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है या नहीं, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है एफ एस मैक्सिमम, ठीक है, एफ एस मैक्सिमम किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए अब यहां तक ठीक है, तो इक्वेशन 2 में रख दो इसको, देयरफॉर इक्वेशन 2 विल बी, क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, जब थीटा मैक्सिमम ले रहे हो तो एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ये इक्वेशन 2 से मिला तो इसे हम 2a कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन 2a में डिवाइडिंग, आप देखिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2a विद किससे, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो एम जी साइन थीटा लेफ्ट में है और इक्वेशन 1 का लेफ्ट क्या है, एम जी कॉस थीटा, ये लीजिए, इक्वल टू इक्वेशन 2a का लेफ्ट क्या, राइट क्या है, म्यू एस इंटू एन, और इक्वेशन 1 का क्या है, एन, तो सिंपली क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आ गया। हालांकि इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, ये हमें सीधे पता है, पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बता रखा है, एंगल ऑफ रिपोज आपको बता रखा है, ठीक है, तो अब यहां से निकल जाएगा। अब ये थीटा क्या है, मैक्सिमम है ना बेटा थीटा, तो थीटा मैक्सिमम जो होगा वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, सॉरी हमें म्यू एस निकालना है ना, म्यू एस निकालना है, थीटा मैक्सिमम तो दे रखा है, कितना है 15 डिग्री, तो म्यू एस क्या आ जाएगा यहां से, म्यू एस बराबर टेन थीटा मैक्सिमम, ठीक है, और टेन थीटा मैक्सिमम कितना है 15, टेन 15 डिग्री कितना होता है, टेन ऑफ 15 डिग्री ये लगभग होता है 0.27, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना आ गया, 0.27 आ गया, कितना आ गया 0.27। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, 5.9 की बात करेंगे। 5.9 देखिए 5.9 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन ए फिगर। ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ट्रॉली है, ये पुली है, और ये रॉप के जरिए ब्लॉक, ये जो 3 किलोग्राम का मास है इस ट्रॉली से लटका हुआ है, ठीक है। चलिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है यानी म्यू के, वो कितना दे रखा है 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कितनी होगी,
ठीक है। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, यानी रस्सी के मास को नेग्लेक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो डायग्राम बना लें जैसा दे रखा है। ये सरफेस है कोई, ठीक है, और ये पुली बनी हुई है इस पर, ये पुली है, ठीक है, यहां तक। अब ये कोई ट्रॉली है, ये कोई ट्रॉली है, ठीक है, और इसका मास जो है 20 किलोग्राम है। ट्रॉली का मास कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम दे रखा है। और इस ट्रॉली को एक रस्सी से ऐसे पुली के जरिए, ये एक रस्सी से पुली से होते हुए इस रस्सी को, पुली जो है फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखिएगा, मास लेस है, रस्सी भी मास लेस है। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, किसका, कितने मास का, 3 किलोग्राम का, ये 3 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, ये लटका हुआ है, क्लियर है। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ट्रॉली के पहिए और इस सरफेस के बीच, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0.04, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। अब देखिए टेंशन किस तरफ होगा, अब देखिए ये 3 किलोग्राम है बेटा, तो नीचे क्या लगेगा, एम जी, एम कितना 3 और जी कितना 30 है वो 10, तो 30 न्यूटन ये एम जी नीचे की तरफ लगेगा, बोलिए लगेगा। अब जब ये 30 न्यूटन नीचे लगेगा तो इस रस्सी में क्या आएगा, खिंचाव, टेंशन, ये हो गया टी। जितना टेंशन यहाँ होगा सेम टेंशन यहाँ भी होगा, यहाँ ये डायरेक्शन होगा टेंशन का, बोलिए भाई रस्सी ऐसे नीचे की तरफ खिसकेगी, ठीक है, नीचे की तरफ, तो टेंशन यहाँ इस तरफ होगा और यहाँ इस तरफ होगा, क्योंकि इसका मास 20 किलोग्राम है और इसका मास 3 किलोग्राम है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, टी होगा, टेंशन होगा। अब देखो जरा यहाँ पर टी, ये टी बैलेंस हो गया 30 न्यूटन से, हो गया नहीं, ये टी बैलेंस हो गया 30 न्यूटन से। और यहाँ पर जो यहाँ पहिए बने हुए हैं, तो यहाँ लगेगा एक काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पहिए और सरफेस के बीच में, ये एफ के का डायरेक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर दो बातें हुई, एक तो इस केस में भाई यदि 30 न्यूटन नीचे है, ये 30 न्यूटन बैलेंस हो गया टी से, ठीक है, एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात, ये जो ट्रॉली है, ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली पर इस तरफ लग रहा है एफ के और इस तरफ क्या लग रहा है, टी, ये दो बातें हो गई, ठीक है। ये 20 किलोग्राम की ट्रॉली थी इस पर, और ये 3 किलोग्राम का क्या था, मास था, ब्लॉक था, ठीक है, इस पर लग रहा है। समझ में आ गई यहां तक बात। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहां पर देखिए बेटा, जो ये 30 न्यूटन है ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, ये मूवमेंट इसका नीचे की तरफ है। तो यहां पर एक इक्वेशन लिखो इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कि 30, भाई यहां पर जो ये 30 और टी जो है, भाई ऊपर क्या लगेगा, 30 न्यूटन नीचे लग रहा है एम जी, 30 न्यूटन, ये देखो एफ बराबर क्या होगा, एम ए प्लस जी होगा, एफ बराबर एम ए प्लस जी। मतलब मैंने क्या लिख दिया, देखो जरा, एफ की जगह तो आ गया टेंशन, एफ की जगह क्या आ गया, टेंशन आ गया, और ये टेंशन किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू जी। ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है यहां तक। ठीक है भाई यहाँ पर जो एक्सिलरेशन होगा, यहाँ पर जो एक्सिलरेशन होगा ऊपर की तरफ होगा ना, यानी जो टी है, टी ऊपर की तरफ होगा, एम जी प्लस एम ए, ये हो गया। अब यहां से देखो एम जी निकालो, एम जी है ना, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, ऐसे लिख सकते हैं, यानी एम जी और टी तो अपोजिट डायरेक्शन में है,
एम जी माइनस टी किसके बराबर होंगे, मास इंटू एक्सिलरेशन। इसको सीधे कह सकते हो आप। फोर्स कितना लगेगा, एम जी में से टी हटा दो उतना फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो। ठीक है, तो एम जी कितना है 30 और टी कितना है, टी तो टी है निकालना है, एम कितना है 3 और ए। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। अब दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा इससे, इससे अब इसमें ट्रॉली जो है, इसमें जो ट्रॉली है वो किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ टी। ठीक है, तो इसमें टी माइनस एफ के, टी माइनस एफ के, टी माइनस एफ के ये किसके बराबर होगा, सिंस टी माइनस एफ के यही तो फोर्स होगा, और ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। ठीक है, अब टी निकालना, एफ के कितना है, एफ के का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, म्यू के इंटू एन लिखेंगे, और एम कितना है ट्रॉली का 20 ए। ठीक है, तो टी माइनस म्यू के कितना है 0.04, और एन क्या होता है, एन क्या हो जाएगा आपका एम जी, एन क्या होगा एम जी, और 20 ए। टी माइनस 0.04 इंटू एम कितना है ट्रॉली का 20, और जी कितना है 10। ठीक है, जी 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 28। और सॉल्व करो इसको, मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहां से t माइनस 200 और ये नीचे 100 जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 2 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 28। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दो इक्वेशन हो गई ना, टेंशन आ जाएगा इससे। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो क्या करो आप भाई, 1 और 2 से सॉल्व कर लो। 1 क्या है 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, और 2 क्या है -8 प्लस टी, टी माइनस 8 को -8 प्लस टी लिख सकता हूँ ना 20a। सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये 22 आया, और ये कितना है 23a, तो a कितना आ गया 22/23, और ये लगभग कितना आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सिलरेशन आएगा। और जब a आ गया तो किसी एक में रख दो तो टेंशन आ जाएगा। देयरफॉर t माइनस 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.96। ठीक है, तो t का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 27.1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या समझने का बात है, क्या की पॉइंट है भाई, यहाँ पर टोटल फोर्स कितना होगा बेटा, एम जी माइनस टी होगा ना, एम जी माइनस टी बराबर एम ए होगा, और यहाँ पर टी माइनस एफ के, इस तरफ सिस्टम मूव कर रहा है ना, इस तरफ सिस्टम मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, तो टी माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए होगा। इस तरीके से आपको दो इक्वेशंस लिख लेनी है। चलिए 5.9 हो गया, 5.10 की बात करते हैं। 5.10 में क्या कह रहा है देखते हैं जरा। ए साइक्लिस्ट, देखिए जरा, ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, एक साइकिल चलाने वाला 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेवल रोड पर एक शार्प सर्कुलर टर्न लेता है ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, और स्पीड को रिड्यूस नहीं करता है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.1। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, तो क्या साइक्लिस्ट जो है स्लिप हो जाएगा टर्न लेने पर। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है कि एक साइक्लिस्ट महोदय हैं, ठीक है, एक सर्कुलर रोड पर टर्न लेते हैं, एक लेवल रोड पर जा रहे थे। कैसा रोड था, लेवल रोड था, यानी एक तरह दोनों तरफ से सेम हाइट पर था, दोनों तरफ से सेम हाइट पर था। हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। तो ये साइक्लिस्ट महोदय जा रहे हैं, ठीक है, ये साइक्लिस्ट महोदय है, मान लीजिए ये साइकिल है, और ये इस लेवल रोड पर जा रहे हैं, और ये शार्प टर्न लेते हैं बेटा, और जो रेडियस है इस सर्कुलर टर्न का, इस पाथ का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर दे रखा है, और जिस स्पीड से ये टर्न लेते हैं v बराबर कितना दे रखा है, साइकिल वाले का स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल स्पीड कम नहीं करते हैं,
और शार्प सर्कुलर टर्न आता है 3 मीटर रेडियस का, और बिना स्पीड रिड्यूस किए जो है चलते हैं। और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, साइकिल के पहिए, टायर और रोड के बीच में जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.1 है। अब साइकिलिस्ट का क्या हाल होगा, चलो पता करते हैं। तो हमने लेवल रोड पर देखा था कि वी स्क्वायर लेस देन क्या आया था? म्यू एस आर जी, ये कंडीशन आई थी ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल म्यू एस आर जी। यदि ये कंडीशन ओबे नहीं होती है तो साइकिलिस्ट जो है स्लिप हो जाएगा। यदि ये कंडीशन ओबे नहीं होती है तो साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, देखते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 3 मीटर है। जी का वैल्यू 9.8, म्यू एस का वैल्यू 0.1। तो म्यू एस आर जी निकाल लो पहले, तो म्यू एस आर जी निकालो पहले। तो म्यू एस कितना है? 0.1। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो साइकिलिस्ट स्लिप नहीं होगा, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो साइकिलिस्ट जो है स्लिप हो जाएगा। ये हम जानते हैं ना ये कंडीशन, ठीक है। तो देखिए जरा, मैक्सिमम बराबर हो सकता है लेकिन बी स्क्वायर जो है कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता इससे, ये ध्यान रखना। तो म्यू एस आर जी निकालो पहले। म्यू एस का वैल्यू 0.1 और आर का वैल्यू 3 और जी का वैल्यू 9.8। तो इसको सॉल्व करो तो ये 1.2 जीरो नीचे हो जाएंगी, और 3 से 3 8 जा 24 और 2 3 9 जा 27 और 29 और 2 जीरो नीचे हैं तो 2.94। ये कितना आ गया? 2.94 आ गया। अब वी स्क्वायर निकालो। वी स्क्वायर कैसे निकलेगा? वी का वैल्यू दे रखा है, वी स्क्वायर निकालते हैं। वी कितना है? वी कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर है वी का वैल्यू, ठीक है। अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका स्पीड। तो वी स्क्वायर कितना आया है यहाँ? 25 आया। 25 मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया ना वी स्क्वायर का वैल्यू। ये वी स्क्वायर का वैल्यू आया। अब बी स्क्वायर आ रहा है 25 और म्यू एस आर जी आ रहा है 2.94। तो भैया ये तो वी स्क्वायर जो है बड़ा हो गया किससे? म्यू एस आर जी से। अब ऐसा होते ही तो साइकिलिस्ट क्या होगा? साइकिलिस्ट को गिफ्ट मिल जाएगा बेटा, साइकिलिस्ट विल स्लिप हो जाएगा। तो ये है फिजिक्स का आनंद। फिजिक्स ने यह बता दिया कि साइकिलिस्ट स्लिप होगा या नहीं होगा। क्या क्या जरूरत है आपको? साइकिल वाले का स्पीड कितना था, व्हीकल का स्पीड क्या है, और उस जगह कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, और किस रेडियस का शार्प टर्न है। यदि ये पता है आपको तो फिर उस केस में आप ये पता कर सकते हो कि साइकिलिस्ट स्लिप होगा या नहीं। इसी आधार पर तो जो टर्न होता है ना बेटा, शार्प टर्न, उस पर स्पीड लिमिट इसी आधार पर रखी जाती है, ठीक है। इसी आधार पर रखी जाती है स्पीड लिमिट। क्लियर? तो ये लगभग 3 आ रहा है ना, तो 9 रख सकते हो आप। 9 आना चाहिए बी स्क्वायर का वैल्यू। 9 यानी 3 मीटर पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा रख सकता था वो। कितना रख सकता था? 3 रख सकता था ज्यादा से ज्यादा स्पीड, 3 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड होते ही तो वो नीचे आएगा स्लिप होकर के। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, किस रेडियस का? 300 मीटर का। इज बैंक्ड यानी एक तरफ से ऊंचा कर दिया जाता है एट एन एंगल 15 डिग्री इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ ए रेस कार एंड द रोड इज 0.2 and the road is 0.2. What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear of its tire and maximum permissible speed to avoid slipping? ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा जिससे कि उसके टायर ना फटे, वियर एंड टीयर ना हो, और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड क्या होगा जिससे कि वो स्लिप ना हो। लेकिन अभी केस क्या है? अभी जो है आपने सर्कुलर जो टर्न लिया है वो सर्कुलर रोड, लेवल्ड रोड नहीं है वो। सर्कुलर रोड एक तरफ से ऐसे ऊंचा उठा हुआ है, एक तरफ से ऐसे ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। और कितना रेडियस का है? पहले तो रेडियस देख लो। रेडियस जो है इसकी जो रेडियस है 300 मीटर है,
और ये बैंक्ड कितने पर है, 15 डिग्री पर बैंक्ड है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ ए रेस कार एंड द रोड, यानी म्यू एस। ठीक है, म्यू एस दे रखा है आपको, म्यू एस का वैल्यू दे रखा है 0.2, म्यू एस इज 0.2। ठीक है। व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ इट्स टायर। तो पहले ऑप्टिमम स्पीड निकाल लेते हैं। ऑप्टिमम स्पीड यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्पीड आप जानते हो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी टेन थीटा टू अवॉइड वियर एंड टीयर। निकाला था हमने थ्योरी में, इतनी होनी चाहिए। अब देखो जरा, आर का वैल्यू 300, जी का वैल्यू 9.8, टेन थीटा का वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, ये है। तो V0 इसमें निकाल लेंगे, 10-15 की वैल्यू रखेंगे बेटा यहाँ, और 10-15 की जब वैल्यू रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी इसकी ऑप्टिमम स्पीड की, मैं सीधे लिख रहा हूँ 28.1 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्टिमम स्पीड आएगी। ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड ये आएगी। लेकिन मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, परमिसेबल स्पीड, जिससे कि वो स्लिप ना हो, यानी बी पार्ट इसका जो करें, स्लिप ना हो, तो जो फॉर्मूला है स्लिप ना होने के लिए, तो उस केस में अंडर रूट, ध्यान करो, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज कर लो यहाँ। तो R की वैल्यू है हमारे पास 300, G की वैल्यू है 9.8, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, टेन थीटा की वैल्यू 15। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.2, टेन 15। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा आ जाता है वैल्यू 38.1 मीटर पर सेकेंड, यानी मैक्सिमम इतना स्पीड रख सकता है। और वियर एंड टीयर यानी ये ऑप्टिमम स्पीड है भाई, इस स्पीड से चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ये हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात हुई बैंक्ड रोड पर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। उम्मीद है आपको कुछ स्किल्स डेवलप हुई होंगी आपके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इनको सॉल्व कीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। धन्यवाद।